चलिए हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर के नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो सही आ रही है ना आप लोगों को? चलिए सब सही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट्स किस तरह कंपाउंड बनते हैं कंबाइन करके। तो वैलेंसी की हल्की फुल्की डिस्कशन हुई थी, बट वैलेंसी को थोड़ा डिटेल्स में आज मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके देखो वैलेंसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले चलो हम लोग वैलेंसी का ओल्ड कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ओके वैलेंसी का सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना स्टूडेंट्स? एक बार आप लोग बोल देना अपने एंड से। यस सर क्लियर है। ओल्ड कॉन्सेप्ट, वैलेंसी का ओल्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें उस जमाने में दिया था एक साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रैंक लैंड। ओके ग्रैंक लैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को दिया था। ओके अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ग्रैंक लैंड बोलते हैं वैलेंसी इज इक्वल टू number of hydrogen atom and element combines। मतलब किसी एलिमेंट की वैलेंसी का यदि हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट कितने सारे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है। जैसे कि मैं बात करूं, देखो सोडियम का फॉर्मूला जो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप अभी शुरू किए हैं? हाँ अभी शुरू, आप लेट आए हो तो मैं क्या करूं, अभी शुरू किए, ठीक है। NaH सोडियम हाइड्राइड, देखो सोडियम जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है ना तो एक ही सोडियम एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन करती है। तो यदि हम लोग वैलेंसी का बात करें, वैलेंसी की यदि हम बात करें तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके मतलब वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने सारे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है एक एलिमेंट, ये ध्यान में देखिएगा। ओके number of hydrogen atom, okay, equal to number of hydrogen atom element combines। okay यदि हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है ना, तो जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है MgH2 और आपको ये फॉर्मूला देख के बोला कोई मैग्नीशियम की वैलेंसी बता दो, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। ओके एल्युमिनियम का लिखोगे तो AlH3, ऐसे यदि फॉर्मूला लिखा हुआ तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, और ऑब्वियसली एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ओके गॉट इट, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। SiH4, यदि मैं ऐसा लिखा हूं कि SiH4 एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें मैं सिलिकॉन का बात करूं तो सिलिकॉन की वैलेंसी हो जाएगी 4। ओके फास्फोरस का मैं यदि फॉर्मूला लिखता हूं ऑक्सीजन के साथ तो होती है PH3। ओके तो मुझे बता दो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ओके सल्फर का यदि बात करूं तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो इस तरह कंबाइन करता है H2S। ओके तो जल्दी से मुझे बता देना सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? 2। ओके यदि मैं बात करूं क्लोरीन का, ठीक है ना, क्लोरीन, ओके तो क्लोरीन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो कुछ इस तरह फॉर्मूला आता है। तो क्लोरीन एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। समझ गए बात को? तो वैलेंसी का जो पुराना मेथड था जानने का, कि पहले उसके हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला को देखा जाता था, जितने सारे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन किया वही उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। तो मैं जो वैलेंसी लिख रहा हूँ वो हाइड्रोजन छोड़ के लिख रहा हूँ, चलो ठीक है ना। सोडियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की, अल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की,
सल्फर की और क्लोरीन की। अंडरस्टूड। ग्रैंटलैंड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, ओके ध्यान से देखिएगा। वो कॉन्सेप्ट वैलेंसी का था, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स an element combines. Okay. मतलब जितने सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसकी दुगना होगी उसकी वैलेंसी। जैसे देखो सोडियम ऑक्साइड की बात करूं तो मुझे एक बात बताना, 2 सोडियम एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो एक सोडियम कितना ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है? सर हाफ से कंबाइन कर रहा है। तो एक सोडियम हाफ से कंबाइन कर रहा है, मतलब हाफ का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। ओके। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे तो एक मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन किया है? एक से। तो मैग्नीशियम की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? सर 1। सर 2। ट्वाइस दुगना होगा कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है? दुगना होगा कितने सारे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है। समझ गए बात को? यस सर। यदि मैं फॉर्मूला एक लिखता हूं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको कितनी दिख रही है? सर 6। सर 3। अरे 2 एल्युमिनियम 3 से कंबाइन कर रहा है तो एक एल्युमिनियम 1.5 से कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना? तो एक एल्युमिनियम 1.5 से कंबाइन कर रहा है तो वैलेंसी कितना है? जितने सारे से कंबाइन कर रहा है उसका दुगना। सर 3। वेरी गुड। ओके। यदि SiO2 लिखता हूं तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी? सर 1। 4। एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन से कंबाइन किया, जितने सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसका दुगना, तो वैलेंसी हो गई 4। ओके। यस। P2O5 लिख रहा हूं तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? सर 5। सर 5। 2 फास्फोरस 5 ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा तो एक फास्फोरस 2.5 से कंबाइन करेगा तो 2.5 का दुगना होता है 5। ओके। सल्फर की वैलेंसी? सर 9। सर 6। सर 6। वाला होगा भाई। क्लोरीन की वैलेंसी? 7। सर 7। क्लोरीन की वैलेंसी 7, ठीक है। तो ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था। अब मैं नहीं समझा। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर बीच में कनेक्शन चला गया था तो नहीं समझा। बेटा आप उसको वीडियो को रिपीट करके देख लेना, वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वो तो ओल्ड कॉन्सेप्ट थी। न्यू कॉन्सेप्ट चलिए हम लोग देखते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, यहां से देखो समझ आएगी। अभी तक मैं ओल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। पहला सेल जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2। सर 2। सेकेंड सेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? सर 8। 8 है ना। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सर 8। सर 18। 18। ओके। फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सर 8। सर 8। सर 32। सर 32। ठीक है, ये दिमाग में रखना। फर्स्ट सेल को हम लोग के सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 हो सकता है, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 हो सकता है,
थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 हो सकता है, फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 हो सकता है, जिसको एन सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब यदि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कोई आपको लिखने बोले, ठीक है ना, हीलियम का यदि कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने बोला गया, तो हीलियम में सिर्फ दो और एक चीज बता दिया था कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा। यदि लास्ट सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहना। देखो, यदि मैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 है, तो पहला के सेल में सिर्फ 2 आई। नियॉन का कैसे लिखेंगे बताओ? सर 2 सर + के 8। में 2 एंड एल में 8। एल में 8। आर्गन का कैसे लिखोगे? सर 2 सर 8 2 8 8 और 10। 2 8 10 हुआ, 10 और 8 18, ठीक है ना। तो लास्ट वाला में 8 ही बचा, ठीक है ना। 2 8 10 और 18। क्रिप्टन का कैसे लिखोगे ये बताओ? 2 8 8 16। 2 8 10 हुआ, 8 10 10 और 10 सर 18। और सर 18। सर 28, 18। 28 और 28 और 8 36, ठीक है ना। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह आप लोगों को जेनॉन और रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल्स में अभी मत जाओ, फिर भी चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन। सब इनके डिटेल्स में आपको अभी जाना नहीं है। तो जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8, ठीक है ना, फिर 18, 18। फिर 18 और 8, ठीक है ना। इस तरह होता है। अब क्यों होता है इसके डिटेल्स में आपको नहीं जानना है, ठीक है ना। और यदि आप रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये है 2 8 18, ठीक है ना। 2 8 18 32 32। 18 8, ठीक है ना। अब आपको जो इसमें गौर करना है, अक्सर नोबल गैस का केस में आप देखोगे एक हीलियम को छोड़ के कि उनके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 8। ठीक है ना। गॉट इट? तो यही चीज एक साइंटिस्ट ने गौर किया और उन्होंने बोला कि यदि किसी भी तरीके से एक एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यदि कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, गॉट इट? अब देखिए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी आई। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी कि कितना इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा ताकि वो सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। बोलने का मतलब लास्ट सेल में 8 हो जाए वैसा वो बन जाएगा। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी। समझ के बात को? जैसे कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना। सोडियम की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 11, तो 281। अब मुझे बताओ सोडियम को लास्ट घर में एक करने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लूज? सर सर एक सर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर कर दे। दे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी हो गई 1। मैग्नीशियम का मैं बात करूं, मैग्नीशियम क्या सर करेगा? 2 लूज करेगा। सर 2 लूज करेगा। लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, ठीक है ना। अल्युमिनियम का मैं बात करूं तो अल्युमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ, तो मैं लिखता हूं तो 283। कितना इलेक्ट्रॉन सर लूजेस सर 3। 3 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वैलेंसी हो गई 3। ओके, अब चलो मैं लिखता हूं लिथियम जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होती है। अब ये क्या करेगा मुझे बताना तो। सर ये एक 7 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेगा। करेगा। सर ये एक लूज कर देगा। एक सर और एक ही कहानी एक देखो, लूज करेगा। हीलियम भी
हीलियम भी स्टेबल है, उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम भी एक नोबल गैस है। तो उसने बोला कि कुछ स्पेशल केस में यदि 2 इलेक्ट्रॉन भी वो लास्ट सेल में कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। ओके, जैसे लिथियम यदि इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन करने का कोई जगह ही नहीं बच रहा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा बन जाएगा, तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है ना। यदि मैं ऑक्सीजन का बात करता हूँ तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सर 2 गेन सर करेगा। दो गेन करेगा। 2 गेन करेगा। तो गेन करिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। वो माइनस प्लस नहीं डालना, वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, कितना लूज किया, 1 लूज किया तो वैलेंसी 1 है, 2 लूज किया तो वैलेंसी 2, 2 गेन किया तब भी वैलेंसी। फ्लोरीन की 9 होती है। मुझे एक बात बताओ, इसे कितनी इलेक्ट्रॉन? सर 1 गेन करना है। सर 1 गेन करेगा। सर 1 गेन कर लेगा। गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। तो आप लोगों को लॉस और गेन का तो फंडा समझ आ गया, ठीक है ना। गॉट इट। देखो कुछ स्पेशल केस में कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ध्यान देना। शेयरिंग, अब शेयरिंग के टर्म में भी वैलेंसी को समझ लो, शेयरिंग के टर्म में बता रहा हूं आपको। देखो जैसे जब वाटर बनता है ना बेटा, जैसे कि वाटर का मैं बात करूँ आपसे, तो वाटर जब बनती है तो देखो वाटर का यदि मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो क्या होता है। देखो एक ऑक्सीजन रहता है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन रहता है, ओके, और 2 हाइड्रोजन उसके साथ लगते। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो 1। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 6। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? सर 1 सर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो देखो कहानी क्या बन रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, तो चाहिए तो अब कोई देगा तब ना आएगा कहीं से, अब कहीं से आने का तो उपाय लग नहीं रहा है, तो दोनों डिसाइड करता है शेयर करने का। देखो कैसे शेयर करता है, ध्यान से देखना। ओके, मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। मान लो ऑक्सीजन के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में उसको 8 करना है, तो लास्ट ही वाला से मैं दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्रॉस से एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, तो 2 2 4, 1 5 और 1 6। उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, और हाइड्रोजन को बोला कि तुम्हारे पास भी जो 1 इलेक्ट्रॉन है तुम भी शेयर करो। तो हाइड्रोजन बोलता ठीक है हम भी शेयर करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो बीच में है इसको दोनों गिनेगा। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसके पास, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बीच में है ना, तो मतलब हाइड्रोजन भी इसको गिनेगा। अब ऑक्सीजन देखो, ये 2 तो पहले से उसके पास था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से उसके पास था, 4, और ये जब उसको दिया तो बोला कि मैं भी इसको गिनूंगा, तो ये भी इसको गिना। ओके, अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 8। सर 8 8। हो गए ना, 8 हो गए। तो ऑक्सीजन ने भी 8 कर लिया, हाइड्रोजन ने भी 2 कर लिया। अब देखिए ऑक्सीजन ने कितना शेयर किया, मुझे एक बात बताना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच ऑक्सीजन, ये बताना मुझे। सर 2। 2 2 है ना, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच हाइड्रोजन,
सर 1। 1। तो हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है ना। उसी प्रकार यदि मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, और एग्जांपल में HCl का एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है ना, ये भी समझ लो आप। मान लीजिए हाइड्रोजन का पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो 1 होगा। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, 17, तो इसका लिखेंगे तो 2 8 7 होता है। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? चाहिए सर। सर गेन करना है। चाहिए सर। क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए सर। अब देखो चाहिए वाला कहानी है। ओके, ध्यान से देखिए, मैं मान रहा हूं कि ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि ये वाला क्लोरीन है। ठीक है ना। क्लोरीन के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। क्लोरीन को 1 चाहिए था, तो क्लोरीन क्या करता है? 1 शेयरिंग में लगाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, तो हाइड्रोजन भी क्या करता है? 1 शेयरिंग में लगाता है। मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को काला से दिखा रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 शेयरिंग में लगाया तो 1 उसको मिल गया, तो हाइड्रोजन को कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये वाले 2 इसके भी हो गए, तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 इधर से आ गए 8, तो 8 हो गई। ठीक है ना। तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लगाए थे शेयरिंग में? 1 लगाई थी। सर 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। ओके, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी हो गई 1। सर हाँ बोलो बेटा। सर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को बताइए ना सर। सारे कार्बन में पड़ा रहता है, मैं बोला ना, अभी कार्बन नहीं बताऊंगा। ओके, कार्बन का कहानी 12th 10th में बताऊंगा। ओके, जितना समझ सर सकते हो बताऊंगा। ओके, बताओ बेटा। सर दोनों एक एक शेयरिंग पे लगाया था और दोनों को एक दूसरे का भी मिल गया और अपना भी मिला। हाँ, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने 50,000 रुपया एक बिजनेस में लगाया, मेरे फ्रेंड ने भी 50,000 एक बिजनेस में लगाया। अब मानो वो बिजनेस खराब हो गया। ओके, तो वो बिजनेस 1 लाख रुपया का है। कोई फ्रेंड मुझसे मिला और बोला कि अरे ये बिजनेस कितने का है, तो हम बोलेंगे 1 लाख रुपया। कोई आदमी मेरे दूसरे फ्रेंड से जाके मिलेगा, उससे पूछेगा ये बिजनेस कितने का, तो 1 लाख रुपए का। लगाता तो दोनों है, बट गिनता क्या है? दोनों गिनता है। समझ गए बात को? गॉट इट? यस। तो समझ लो, शेयरिंग एक बिजनेस टाइप का है, जहां पे दोनों लगा रहे एक एक इलेक्ट्रॉन, बट गिन रहा है अब 2 गिन रहा है दोनों। समझिए बात को? जैसे कि मैं आपको एक, चलो एक छोटा सा और केस लेके समझा देता हूँ, और आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने समझा कितना। चलो, एक बच्चा है जो बार बार मीथेन मीथेन कार्बन कार्बन बोलते रहता, चलो कार्बन समझा ही देता हूँ। कार्बन 6 है, ठीक है ना। कार्बन 2 4, बट इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने की जरूरत है। हाइड्रोजन 1 है, तो 1 है। कार्बन को 8 करने के लिए क्या करना है? सर 8 इधर 4 लूज करेगा और या फिर 4 गेन करेगा। ना तो गेन करेगा ना तो लूज करेगा, ये शेयर करेगा। ठीक है ना। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, मान लो ये कार्बन है एक, ये बड़ा सा मैंने कार्बन माना, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को चलो मैं रेड कलर से ही दिखा रहा हूँ। कार्बन के लास्ट कर में ये 4 पड़े हुए। ठीक है ना। अब क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन आता है, मान लो आया, यहाँ पे अपना 1 लगा दिया, 1 था 1 लगा दिया। दूसरा हाइड्रोजन आया, 1 लगा दिया। तीसरा हाइड्रोजन आया, 1 लगा दिया। चौथा हाइड्रोजन आया, 1 लगा दिया। अब मुझे एक बात बताना, ईच कार्बन कितना शेयर किया? सर 1। सर 1। 1 शेयर किया। सर 4। 4 ने शेयर किया, 4 हाइड्रोजन से 1 1 शेयर किया ना। तो ईच कार्बन कितना शेयर कर रहा है?
सर और उसके पास बोलिए। सर उसके पास जो 2 था वो कहाँ गया? 2 नहीं, सिर्फ हमको बाहर वाला से मतलब है ना, बाहर में हमको 8 पूरा करना है। हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा बाहर वाला में 8 हो गया तो मेरा कहानी फिक्स है ना, समझ गए? इसलिए सिर्फ बाहर वाला को मैं लेके दिखा रहा हूँ आप। ओके, समझ गए? यस। मैंने बताया ना कि लास्ट में 8 हो जाएगा तो कहानी फुलफिल है। तो ईच कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो जब 4 शेयर कर रहा है तब इधर से 2, ठीक है ना, हर जगह से 2 2 आ रही है तो टोटल कितनी हो जा रही है? 8 हो जा रही है ना। यस सर। हाइड्रोजन के पास यस सर। यस सर। ईच हाइड्रोजन कितना शेयर कर रहा है? सर सर 1। सर 1। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी की कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है ना। 4 शेयर किया, हर एक हाइड्रोजन 1 शेयर किया, तो हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4। समझ आ गई? चलो, तो शेयरिंग से ये कहानी आती है एक वैलेंसी वाली। क्लियर? चलो, अब आते हैं वेरिएबल वैलेंसी। देखो, वेरिएबल वैलेंसी एक थोड़ा सा अपर लेवल कॉन्सेप्ट है, समझ ही लो, ज्यादा जानना जरूरी है। होता क्या है, आपने ये तो पढ़ लिया, ये तो आपने देख लिया कि चलो मैंने आपको ये सारी चीज समझा दी कि वो कैसे भी करके लास्ट में 8 करता है ना, लूज करके या गेन करके या शेयर करके लास्ट में 8 करता है। ओके, बट ये जो लूज और गेन हो रही है वो कौन से सेल से होती है, मुझे बताना तो। सर लास्ट। सर लास्ट सेल से। लास्ट सेल से। बाहर वाले से होती है। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल से होती है। बट कुछ केसेस में ये देखा गया है कि समटाइम्स an element loses electron from outermost cell, outermost सबसे बाहर वाला शेल प्लस पेनअल्टीमेट सेल। अब बोलो सर ये नया भाषा क्या बोल रहे हो, पेनअल्टीमेट सेल? पेनअल्टीमेट शेल उनको बोला जाता है, मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियस होती है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में रहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो लास्ट वाला सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल। लास्ट वाला सेल को आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोला जाता है, और सेकेंड आउटरमोस्ट जो रहता है उसको पेन अल्टीमेट सेल बोला जाता है। तो पेन अल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं? सेकेंड आउटरमोस्ट, ठीक है ना, समझ गए? तो कभी कल क्या होता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट सेल से लूज करती ही करती, बट कुछ केसों में ऐसा हो जाता है कि आउटरमोस्ट से भी लूज करती है, साथ में सेकेंड आउटरमोस्ट से भी लूज करती है। ओके, तो आउटरमोस्ट से जब लूज किया तो एक प्रकार का वैलेंसी मिला, और जब आउटरमोस्ट से सेकेंड आउटरमोस्ट से भी लूज करता है तो एक दूसरी टाइप की वैलेंसी होती है। ओके, गॉट इट? तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब कि 2 प्रकार की वैलेंसी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो क्या होता है, एक एग्जांपल से बता रहा हूं। आयरन, देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखोगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखता है। ओके, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो क्या होता है, वो कभी कल आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जब आउटर मोस्ट सेल से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बनाता है, मानो कि आयरन ऑफ 2 ऑक्साइड, ओके, FeO जिसका फॉर्मूला है। बट कभी कल क्या होता है, वो आउटर मोस्ट सेल से भी लूज करता है, और आउटर मोस्ट से जो सेकेंड आउटर मोस्ट है उससे भी निकाल देता है एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और एक केस में 2 आउटर मोस्ट वाला प्लस एक और अंदर वाला लूज हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो दूसरा टाइप का कंपाउंड बना, दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड। उसी प्रकार कॉपर कभी काल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कभी काल 2 भी लूज कर देता है। जब 1 लूज करता है तो बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड बन रहा है,
दो लूज करता है तो हम बोलते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड बनता है। अब ध्यान, हाँ बोलो बेटा, रुक जा, सर ये कौन 2 मिनट रुक जा, तब समझेंगे, अभी रुक जा थोड़ा सा, ध्यान से देख। ओके, वैलेंसी मैंने बोला वेरिएबल हो गई, मतलब 2 प्रकार की वैलेंसी हो गई। ओके, जब लेस इलेक्ट्रॉन लूज करके जो वैलेंसी आता है, ध्यान से सुनना, लेस इलेक्ट्रॉन लूज करके जो वैलेंसी आएगी, ओके गॉट इट, उस वैलेंसी में हम क्या करेंगे, जैसे आयरन का होता है फेरम बोलते हैं ना, आयरन का नाम क्या होता है, फेरम, ओके गॉट इट। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो फेरम को हम लिखेंगे, देखो क्या, FeRR और साथ में OUS, FeRR OUS, ठीक है ना, OUS एक्स्ट्रा डाल दिए उसके नाम में। तो जो आयन बना उसका नाम में FeRR उसके मेन नाम से लिया और OUS जोड़े, तो फेरस आयन बना। मोर इलेक्ट्रॉन लूज करके जो दूसरा टाइप का वैलेंसी बनता है, ओके बट जैसे आयरन में उसका नाम फेरम है, और अभी मैंने आपको दिखाया कि आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबिलिटी पा रही है। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी पाएगी तब हम उसके नाम में इक जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, फेरिक, तब फेरिक आयन बने। अंडरस्टूड? देखो तो कॉपर क्या है, 2 तरीके से स्टेबिलिटी पाता है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके मतलब लेस इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो अस जोड़ना है, तो क्यूपरम नाम होता है ना, तो जोड़ दिए क्यूपरस, क्यूपरस ऑक्साइड आप इसका नाम बोल सकते हो, क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी पाया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी पाया है, तो हम क्या बोले, उसमें इक जोड़ेंगे, तो क्यूपरम जो नाम होता है उसमें हम क्या जोड़ दिए, क्यूपरिक, इसको हम बोल सकते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। समझ गए? तो वैलेंसी 2 प्रकार की होती है कुछ केसेस में, और आपको याद रखने हैं जो मैं लिखा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन के 2 वैलेंसी होती है, 2 और 3, और जब 2 वाले वैलेंसी से वो कंपाउंड बनाएगा तो फेरस करके बोलेंगे उसको, 3 वाले वैलेंसी बनाएगा तो फेरिक बोलेंगे। कॉपर की भी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, एक 1 और एक 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। मरकरी के भी 2, 1 2, लेड की 2 और 4, टिन की 2 और 4, ठीक है ना। चलिए पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर हम पूछ रहे थे कि ये जो आयरन का 2 और 3 है वो कौन से सेल से लूज और गेन किया है? बोला ना, एक आउटर मोस्ट और एक इनर आउटर मोस्ट, ठीक है ना। सर ये सब एक्सेप्शन है, एक सेकंड बाहर वाला, समझ गए? चलिए, तो देखो वेरिएबल वैलेंसी क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली आउटर मोस्ट से लूज होता है, बट आउटर मोस्ट के साथ में सेकंड आउटर मोस्ट से जब लूज हो जाएगा तो 2 प्रकार की वैलेंसी हो जाती है। जब लेस इलेक्ट्रॉन लूज करके वैलेंसी बना तो उसमें अस जोड़ देंगे उसके एटम के नाम में, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके बना तो इक जोड़ देंगे। ओके, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये दिस इज इम्पोर्टेंट जो मैं अभी बताया कि आयरन की 2 प्रकार की वैलेंसी है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका नाम क्या हम बोलेंगे? सर फेरस फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। समझिए बात तो ना, इस तरह नाम लिखेंगे सब। अब आ जाओ रेडिकल। देखो रेडिकल ऐसा एक चीज है ना, इसका नाम तो बच्चे 11th 12th में जाते हुए बोलते हैं रेडिकल क्या होता है सर, वो भी नहीं जानते। तो रेडिकल शब्द सब देखो अभी पढ़ा दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट है, समझ लो अभी, ठीक है ना, ताकि सीनियर क्लास में आप लोग अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर्स बनो, 11th 12th में अच्छा से तैयारी करो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे अपना बेस तो बनाते नहीं, और बेस जब बनाते नहीं है तो 11th 12th में जब आते हैं तो फिर सर पटकते हैं, क्या हो रहा है ये सर, क्या हो रहा है सर ये,
तो आधा टाइम यही चीज उसको समझने में चल जाता है 9-10 का चीज। ओके, क्योंकि ये सारी चीज 9-10 में पढ़ने हैं, भले आपको बुक में नहीं दिए हुए बट आपको पढ़ना है। ओके चलिए, रेडिकल। देखो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। रेडिकल क्या होता है, मान लो आप ऐसा लिखा हुआ कहीं देखे होगे Cl माइनस, मतलब क्या है? Cl क्लोरीन एटम होती है ना, तो क्लोरीन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया, बता दो, बताया था लास्ट क्लास में? सर लूज किया। इलेक्ट्रॉन सर गेन किया है, सर गेन किया है सर। सर गेन किया है। कैटायन सिखाए थे ना रे बच्चा। देखो Cl मानो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बना Cl माइनस, ठीक है ना? ओके, तो ये एक सिंगल एटम है जिसपे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना? ये एक सिंगल एटम है जिसपे चार्ज प्रेजेंट है। कभी कल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि CO3 है, ग्रुप ऑफ एटम है, इस पे भी चार्ज प्रेजेंट है, और ये CO3 जो है ना एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरे पे 2 माइनस चार्ज। समझिए बात को, ये Cl पे एक सिंगल चार्ज। उसी प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं आपको F माइनस या Na प्लस। सर एक सेकंड रुक जा, बीच में मत टोक। या मैं बोल दूं NH4 प्लस, या मैं बोल दूं SO4 2 माइनस। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चीज देख रहे हो, एक सिंगल एटम कैरिंग चार्ज, सिंगल एटम कैरिंग चार्ज या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज। ओके, जब एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करती है तो उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। वेरी सिंपल भाषा में समझ लो, रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ओके, एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ओके, गॉट इट, जो एक सिंगल यूनिट की तरफ बिहेव कर रही है और उस पर, गॉट इट। रेडिकल का मतलब फिर से समझ लो, एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है और उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये CO3 एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है और उस पर 2 माइनस चार्ज है। NH4 एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। SO4 एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है जिसपे एक 2 नेगेटिव चार्ज। Cl एक सिंगल एटम है जिसपे चार्ज। समझ गए? तो रेडिकल एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज। हाँ बोल, क्या बोल रहा हूँ, बोलो, समझ गया? चलो, ये रेडिकल की कहानी, अंडरस्टूड? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडिकल आप लोग समझ गए क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना रेडिकल में? आगे बढ़ूं? यस सर, आगे बढ़िए। देखो रेडिकल दो टाइप की होती है। एक रेडिकल होती है रेडिकल, ओके, वन रेडिकल इज दैट इज नोन एज सिंपल रेडिकल, ठीक है ना? दूसरी एक रेडिकल होती है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रेडिकल या पॉलीएटमिक रेडिकल भी बोलते हैं हम लोग। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम, पॉलीएटमिक रेडिकल, ओके, सिंपल रेडिकल या कॉम्प्लेक्स रेडिकल या पॉलीएटमिक रेडिकल। जैसे देखो, आप ही बता दो मुझे कि जैसे CO, ठीक है ना, ये वाला जो है बहुत सारे एटम है ना जो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है और उस पर चार्ज है, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोलूं या पॉली बोल सकता हूँ। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम। रेडिकल में यदि कुछ एग्जाम्पल क्या मैं आपको
radical. Understood? Got it? Yes, sir. यस सर. देखो अब रेडिकल को हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं. आपने एक सिंपल रिएक्शन पढ़ा होगा शायद क्लास में. ये ऐसे हर चीज पढ़ा मालूम है, जूनियर क्लास में हर चीज पढ़ाया जाता है जिसका लिंक ऊपर खुलता है जाकर. आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा क्लास 8 में. ओके, NaCl और H2O बना. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना बेटा. ओके, ये जो NaOH है ना और HCl, एक्चुअली ये वाला NaOH मैं बोला बेस, ये एक बेस है. ठीक है ना. बेस एक कैटेगरी ऑफ चीज होती है. ये हो गया बेस और ये है एसिड. गॉट इट. और ये बना सॉल्ट और ये बना वाटर. बस वेरी सिंपल भाषा में जान लो कि बेस और एसिड जब मिलती है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं. ओके, अब देखो ध्यान से कि ये वाला जो बेस है इसमें यदि मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊं, एक्चुअली ये जब पानी में जाती है ना तो टूट जाती है. तो जब पानी में जब टूटती है बच्चों तो आप देखो ये कैसे टूटता है. Na+OH- ऐसे टूट गया. ठीक है. HCl भी टूट जाती है पानी में जाके, H+ और Cl-. गॉट इट. अब मुझे एक बात बताना, ये जो NaCl में, ये NaCl में भी इसको मैं तोड़ के आपको दिखाऊं, तो ये है Na+ और Cl-. ठीक है ना. अब NaCl में ये जो Na+ आया है वो एक एसिड से आया है कि बेस से आया है? सर बेस से. बेस से आया है. बेस से आया है. तो ऑब्वियसली दिमाग में एक चीज रखना कि पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव रेडिकल्स जो रहते हैं ना, पॉजिटिव रेडिकल्स को कभी काल बेसिक रेडिकल्स भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है ना. अब ये जो देख रहे हो Cl- सॉल्ट में मैं बात कर रहा हूं, और ये जो NaCl में Cl- आई है वो किससे आई है? एक एसिड से आई है ना. एक एसिड से आई है. तो नेगेटिव रेडिकल्स जो होती है ना बच्चों, नेगेटिव रेडिकल्स, उनको कभी काल एसिड रेडिकल्स भी बोला जाता है. समझिए बात को, उसको एसिड रेडिकल्स भी बोला जाता है. ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूं. ओके, एक पर्टिकुलर. हाँ बोल बेटा. सर बोल रहे थे कि सर जितना पहला इलेक्ट्रॉन रहता है सर उसके पास हमेशा पॉजिटिव ही रहता है चार्ज. पहले तो न्यूट्रल रहता है ना. यदि लास्ट क्लास आपने किया होगा तो मैंने आपको बताया था ना, एक एटम में जैसे सोडियम 11 में लिख रहा हूं तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया. एक एटम न्यूट्रल होती है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. ओके, जब मानो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है एक एटम से, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी. ये बताया था लास्ट क्लास की वीडियो में, देख लेना. ठीक है. तो ये कहानी है. पॉजिटिव रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स बोला जाता है, नेगेटिव रेडिकल्स को एसिड रेडिकल्स बोला जाता है. गॉट इट. चलिए ये दिमाग में रखना. अब रेडिकल्स मैं तो बहुत सारे आपको पढ़ाऊंगा और आज शायद मैं रेडिकल वाला पार्ट में नहीं जाऊंगा. उससे पहले मैं कुछ नेमिंग सिखाना चाहता हूँ आपको. रुक जाओ, पहले नेमिंग सिखा देता हूँ फिर जाएंगे रेडिकल्स में. देखो कुछ कंपाउंड के नेमिंग कैसे किए जाते हैं ये सीख लो पहले, क्योंकि आप लोग नाम लिखना सीख लो, क्योंकि एसिड वैसिड पढ़ोगे आप लोग. एसिड क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, एक कोई भी एक एसिड दिया मैंने आपको, तो एसिड एलिमेंट होगा कि कंपाउंड होगा? सर कंपाउंड. कंपाउंड. ठीक है ना. जैसे मैं आपको मानो एसिड दिया, देखो नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं एसिड को दो कैटेगरी में बांट के, वेरी सिंपल में मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन है.
एसिड को आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एक एसिड होगी जिसको आप बोल दो हाइड्रा एसिड, ठीक है ना। पहले नेमिंग सीख लो। हाइड्रा एसिड और दूसरे टाइप ऑफ एसिड जो हो गई ऑक्सी एसिड, ठीक है ना। हाइड्रा एसिड उन एसिड को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि HF, ठीक है ना, HCl, ओके, HBr, ये सब हाइड्रा एसिड, ठीक है ना, ये सब हाइड्रा एसिड। पहला हाइड्रा एसिड का नेमिंग देख लो, ओके। तो हाइड्रा एसिड के नेमिंग के लिए आपको उनके नाम में सबसे पहले हाइड्रो जोड़ना पड़ता है। जैसे HF का नाम मैं लिखना चाहता हूँ, ओके, तो HF का यदि मैं नाम लिखना चाहता हूँ तो इसका नाम में मैं सबसे पहले हाइड्रो जोड़ूंगा, हाइड्रो। और फ्लोरीन है ना, F फ्लोरीन होती है, तो फ्लोरीन को बना देंगे फ्लूरिक, हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, ओके। उसी प्रकार यदि मैं HCl का नाम बताना चाहता हूं तो इसका नाम मैं लिखूंगा हाइड्रो, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन को क्लोरिक बना देंगे, ओके। फ्लोरीन, फ्लोरीन लिखते हैं ना, तो देखो FLUORINE लिखते हैं, तो NE हटा दिए और इक जोड़ दिए, फ्लूरिक एसिड। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गॉट इट। उसी प्रकार HBr का हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है ना। जो एसिड में हाइड्रोजन रहता है, जो भी एसिड रहेंगे उसमें तो हाइड्रोजन रहेगा ही। जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहता है, सॉरी जो बोल रहा हूँ, जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहता उसके नेमिंग में हाइड्रो शब्द आपको पहले लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ गए। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ गए। अपना ऑडियो बंद करो, किसका ऑडियो चालू है। नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स उन एसिड्स को बोला जाता है जिनमें ऑक्सीजन रहता है, जैसे H2SO4, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। H2SO3 या छोड़ो HNO3, ठीक है ना, H3PO4। यदि इसका नाम पूछे तो ऑक्सो एसिड का नाम रखने के लिए बच्चों सिंपल में उसमें हाइड्रो उड्रो नहीं यूज किया जाता है, उसमें जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो नॉन मेटल है उसके नाम से उस एसिड की नाम बनेगी। जैसे सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना एक चीज, मानो H2SO3 रहता तो आप बोलते सर इसका भी नाम सल्फ्यूरिक रख दे, नहीं। देखो ऑक्सीजन 4 है तो ज्यादा ऑक्सीजन है तो इक जोड़ दिए हैं, कम ऑक्सीजन रहेगा, एक कम रहेगा तो इसका नाम हम लोग रख देंगे सल्फ्यूरस एसिड। समझ गए बात को। उसी प्रकार HNO3 का नाम होगा, नाइट्रोजन से आएगा तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अब एक और एसिड आपको मिलेगा पढ़ाई करते दौरान HNO2, तो आप बोलोगे इसका भी नाइट्रिक रख देते, नहीं। देखो एक ऑक्सीजन कम है तो इसको हम लोग नाइट्रस बोल देंगे। मैंने बोला ना जो कम वाला रहता है उसको अस बोलते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है, नाइट्रस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरस है तो फॉस्फरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ओके, गॉट इट। और वहीं एक ऑक्सीजन कम हो गया, H3PO3 हो गया तो फॉस्फोरस एसिड। देखो नाम याद रखना, ये सब आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है CBSE में, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि CBSE में कहीं नहीं पढ़ाया जाता ये सब चीज। और यदि आप पढ़ लोगे ये हो पाता है, क्योंकि सीनियर के बाद ये बहुत फास्ट भागने लगती है, तो ये सब चीज का सही उम्र है अभी पढ़ना, समझिए बात को। रुक जाओ बेटा, यहाँ पे लिख लेने दे। अर्चना
कुछ लिखो मत बेटा, फॉस्फोरस एसिड। चलिए बोलो बेटा सर क्या बोल रहे थे? HNO3 का सर फिर से बता दीजिए। नाइट्रोजन है ना तो नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है ना, और एक कम हो जाए तो नाइट्रस एसिड। गॉट इट? तो ये हुआ एसिड का नेमिंग। ओके, गॉट इट? ये दिमाग में रखिएगा। ओके, हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है और एक नॉन मेटल होता है बट ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें हाइड्रो शब्द लगेगा, समझ गए? बाकी इन सब में नहीं लगेगा। चलो मुझे बताना थोड़ा सा, मान लो मैं HI लिखता हूँ और पूछता हूँ ये कौन सी एसिड है, तो बताओ। हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है ना, आयोडीन है तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। और कुछ नाम का जैसे देखो क्या आता है, आप लोग मिस्टेक करोगे, आप लोग इसका नाम जानते ही होगे, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो? कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना सर इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोलते हैं? जब कभी भी दो नॉन मेटल कंबाइन किया हुआ, देखो ध्यान से, दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बना है तो नाम कैसे लगते हैं उनका? ओके, पहला वाला का नाम जैसा का तैसा लिखो, और जो दूसरा वाला कितना सारा है उसको देख के लिखते हैं। एक ऑक्सीजन है तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिख देंगे? दो सर ऑक्सीजन मोनो कार्बन, लिखे। क्या बोले? सर मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो मतलब वन होता है बेटा, मोनो शब्द का मतलब वन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? सल्फर। सर टेट्रा आयोक्साइड। ट्राई ट्राई टेट्रा में चार होता है, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यदि मैं बोलता हूं जैसे कि PCl5, फास्फोरस क्या? सर पेंटाक्लोराइड। हाँ, पेंटाक्लोराइड, समझ गए? तो जब दो नॉन मेटल कंबाइन करती है इस तरह, मानो दो मेटल कंबाइन किए हैं, एक दो मेटल नहीं, वन मेटल प्लस नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ा। ओके, जैसे कि मान लो कैल्शियम के साथ फ्लोरीन जुड़ी है और एक कंपाउंड बना है, तो देखो आपको इसका नाम कैसे लिखना, ध्यान से सीख लो। कैल्शियम बोलेंगे और फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन होती है ना, तो फ्लोरीन से आपको क्या करना है, ये Ne हटा देना है, Ne को हटा देना है। ओके, और क्या जोड़ देना है, मतलब Ne के आप समझ लो, Ne हटा दिए और आप इसमें जोड़ दिए IDE। ओके, मैंने क्या हटाया वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। Ne हटाया, IDE जोड़ दिया, तो कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, उसी प्रकार एक और मैं आपको नाम दिखा दूं, क्या लिखेंगे इसका नाम बोलो तो? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। 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 हाँ, मैग्नीशियम और क्लोराइड, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का क्या हटा देंगे, Ne हटा देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब ये बताना तो मुझे, और कल मैं फॉर्मूला लिखना सबका सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्या बोलेंगे उसको, बोले तो सोडियम है, आप लोग अंदाजा सोडियम लगा लो। ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ईजन हटा दिए, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। बताओ तो क्या नाम होगा इसका? एल्यूमिनियम नाइट्रो सर नाइट्राइड। 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 है ना, नाइट्रोजन से ओजन हटा देंगे,
एल्युमिनियम नाइट्राइड। समझ रहे हो ना? ओके, तो इस तरह नेमिंग एंड यस बहुत सारे होते हैं, बट अभी रहने तो फिलहाल इतना जो बताया उतना पढ़ो आप लोग, ठीक है ना? क्या नाम होना चाहिए? सर कैल्शियम सर फॉस्फोरस, कैल्शियम सर कैल्शियम फॉस्फोराइड। फॉस्फेट। फॉस्फाइड। ओके, कहाँ से हटाएंगे? ये थोड़ा सा आप लोग को आस्ते आस्ते अंदाजा मिल जाएगा कहाँ से हटाना है। फॉस्फाइड, PHOSPHID, फॉस्फाइड, ठीक है ना? इसमें INE, इसमें YGEN। ओके, वो आस्ते आस्ते आपको अंदाजा मिल जाएगा क्या क्या हटाएगा, ठीक है? तो ये कहानी है। आज तो पढ़ाना था मुझे बहुत कुछ, बट चलो ये सारी चीज आज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आप लोगों से। ओके, वीडियो को दोबारा देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को देखो और प्रॉपर नोट्स बनाया करो, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सर। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जरूरी वीडियो है, ठीक है? बाय। यस सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक। सर हाँ बोलो ना बेटा, बोल रहे हो सर, सर बोलो, सर मैटर आवर सराउंडिंग से सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बेटा, बोलो। सर एक लाइन समझ नहीं आया था सर, वो लाइन बोल रहे हैं बोलो बोलो। during that time the heat energy is utilized to weaken the intermolecular force, solid starts changing into liquid state। देखो क्या है, जो लेटेंट हीट जब मैंने पढ़ा रहा था ना आपको, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जब सॉलिड होता है ना, जब सॉलिड लिक्विड बनती है, तो आपको एक बात मालूम था कि सॉलिड जब लिक्विड बनती है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है मेल्टिंग के दौरान। तो कुछ हीट जो एब्जॉर्ब होता है ना, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में चला देता है। वीडियो को देखना है तो काफी अच्छा से समझाया हूँ आप लोग, ठीक है? और कुछ डाउट? नो सर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर।
सेशन है 1000 kbps और उसका स्ट्रीम करेंट है 2603, उसमें भी यूट्यूब को दिक्कत है।